हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 38वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 38वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 38वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 38वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 25 से यहां पर 17 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 25 से यहां पर 17 बना है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 55 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए कुछ स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर 25 से 17 बन जाएगा कैसे। यदि हम क्या करें, इस 25 में से यदि हम -8 कर दें तो 25 में से -8 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 17 और हमारे सामने 17 यहां पर दिया भी गया है। हम क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 55 के अंदर और 55 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी 25 की तरह इस 55 में से भी हम क्या कर देंगे, -8 कर देंगे। तो 55 में से -8 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा कितना, 47। अब हमें देखना है कि 47 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 47 नहीं दिया गया है, यानी कि हम इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई एक लॉजिक से प्रश्न यदि सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 25 से 17 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 25 की दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। तो मेरे भाई 25 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा कितना, 10। फिर क्या किया गया है, इसी 25 की दोनों संख्याओं को एक बार आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7। अब इन दोनों संख्याओं का क्या किया गया है, 17 बनाने के लिए इस 10 और इस 7 को आपस में जोड़ा गया है। तो 10 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा 17। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 17 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 55 के अंदर और 55 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 55 की दोनों संख्याओं को आपस में एक बार गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 55 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 25। इसी के साथ में एक बार क्या काम करेंगे, इसी 55 की दोनों संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ देंगे। तो मेरे भाई 55 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। अब हम क्या कर देंगे, इस 25 और इस 10 को भी आपस में जोड़ देंगे तो 25 और 10 मिलकर बन जाएगा 35। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 35। अब हमें देखना है कि संख्या 35 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 35 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 5, 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 30, 30 के बाद में 150 और 150 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 से यहाँ पर 10 बन जाएगा कैसे। तो देखिए 5 से 10 बन जाएगा कैसे, यदि हम 5 का 2 गुना कर दें तो 5 का 2 गुना होता है 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 30, तो 10 से 30 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 10 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो 10 का 3 गुना होता है 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है 150, तो 30 से 150 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो 30 पंजे हो जाएगा 150। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 150 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 से 10 बना कैसे 2 गुना करने से, 10 से 30 बना कैसे 3 गुना करने से, 30 से 150 बना कैसे 5 गुना करने से। तो अब 150 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है गुना हुआ है, तो आप सभी को पता है कि आगे भी क्या होगा गुना होगा, लेकिन किस संख्या के साथ में होगा। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 2, फिर है 3, फिर है 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 से बन रहा है कितना 3, तो 2 से 3 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 5, तो 3 से 5 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। अब यहां पर कंटिन्यू चल रहा है +1 +2, तो 5 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे आगे कर देंगे कंटिन्यू +3। तो मेरे भाई 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 हो जाएगा 8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 150 का क्या कर दें 8 के साथ में गुणा कर दें। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहाँ पर है 150, इस 150 का हम क्या कर देंगे 8 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 150 का 8 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 1200। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1200। अब हमें देखना है कि संख्या 1200 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 1200 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे।
और इसी के साथ में हमारे इस YouTube चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। और इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में CAT को XZG लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में DOG को क्या लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर CAT को यहाँ पर XZG कैसे लिखा गया है। फिर से इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि DOG को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि CAT इसको यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई CAT को यहाँ पर लिखा गया है XZG। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि CAT से यहाँ पर XZG कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए C का नंबर होता है 3, A का नंबर होता है 1 और T का नंबर होता है 20। इसी प्रकार से यहां पर देखिए X का नंबर होता है 24, Z का नंबर होता है 26 और G का नंबर होता है 7। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है केवल संख्या को। तो देखिए 3 से यहां पर बन रहा है 24, 1 से यहाँ पर बन रहा है 26 और 20 से बन रहा है 7। तो मेरे भाई यहाँ पर इन सभी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सभी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए C का विपरीत है X। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मेरे भाई देखिए जिन दो अल्फाबेट लेटर की संख्याओं का टोटल योग 27 हो जाए, समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए एक बार, देखिए मेरे भाई मैंने बताया कि C का विपरीत है X। तो देखिए C आता है 3 नंबर पर और X आता है 24 नंबर पर। तो 3 और 24 कितना होता है, तो 3 और 24 को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा 27। फिर देखिए A से लिखा गया है Z, यानी कि A का विपरीत है Z। कैसे, देखिए A का नंबर है 1 और Z का नंबर है 26। तो 1 और 26 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 27। फिर देखिए यहाँ पर देखिए T से यहाँ पर लिखा गया है G। तो मेरे भाई T का विपरीत है G। कैसे, T का नंबर होता है 20 और G का नंबर होता है 7, यानी कि 20 और 7 मिलकर बन जाएगा 27। यानी कि ये सभी एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि DOG को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, फिर इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें DOG का विपरीत ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो देखिए D का नंबर होता है 4, O का नंबर होता है 15 और G का नंबर होता है 7। अब मेरे भाई यहां पर देखिए विपरीत ज्ञात कैसे करेंगे, तो जिन दो अल्फाबेट लेटर की संख्याओं का टोटल योग कितना होता है, 27 होता है। समझना वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, D का विपरीत ज्ञात करना है। तो D आता है 4 नंबर पर। अब 4 के अंदर कितना जोड़े कि टोटल 27 हो जाए। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें, प्लस 23 कर दें, तो 4 और 23 मिलकर बन जाएगा 27। यानी कि 4 का विपरीत होता है
23। अब 23 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है? तो आप सभी को पता है कि 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है W, यानी कि D का विपरीत होता है W। इसी प्रकार से हमें क्या करना है? O का विपरीत ज्ञात करना है। तो मेरे भाई O आता है 15 नंबर पर। अब 15 के अंदर किसको ऐड करें कि टोटल 27 हो जाए? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 15 के अंदर प्लस 12 कर दें तो 15 और 12 मिलकर बन जाएगा 27, यानी कि 15 का विपरीत होता है 12। अब 12 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है? तो आप सभी को पता है कि 12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है L, यानी कि O का विपरीत होता है L। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए, अब हमें देखना है G का विपरीत है। तो मेरे भाई देखिए G आता है 7 नंबर पर है। अब 7 के अंदर कितना ऐड करें कि टोटल 27 हो जाए? तो देखिए, यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें? प्लस 20 कर दें तो 7 और 20 मिलकर बन जाएगा 27, यानी कि 7 का विपरीत होता है 20। अब 20 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है? तो आप सभी को पता है कि 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है T। तो यहां पर हम भर देंगे T, यानी कि मेरे भाई यहां पर देखिए DOG, इन सभी का विपरीत होगा क्या? WLT। अब हमें देखना है कि WLT ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर है दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, WLT ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन है डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। और देखिए थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लगा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में MANGO को NCOIP लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में APPLE को क्या लिखा जाएगा? यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे। तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें यहां पर पता करना है कि यहां पर MANGO को यहां पर NCOIP कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि APPLE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यहां पर पता करना है कि MANGO इसको क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई इसको लिखा गया है NCOIP। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहां पर पता करना है कि MANGO इसको यहां पर NCOIP कैसे लिखा गया है। तो यदि आपको अल्फाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग कर लेना है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए M का नंबर होता है कितना? 13, A का नंबर होता है 1, N का नंबर होता है 14, G का नंबर होता है 7 और O का नंबर होता है 15। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर देखिए N का नंबर होता है 14, C का नंबर होता है 3, O का नंबर होता है 15, I का नंबर होता है 9 और P का नंबर होता है 16। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई M से बन रहा है यहाँ पर N, यानी कि 13 से बन रहा है 14। तो 13 से 14 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, प्लस 1 कर दें तो 13 और 1 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 1 से बन रहा है यहाँ पर 3, 1 से 3 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें, प्लस 2 कर दें तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। फिर देखिए यानी कि 14 से बन रहा है यहाँ पर 15, 14 से 15 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें, प्लस 1 कर दें तो 14 और 1 मिलकर बन जाएगा 15। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है? 9, तो 7 से 9 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें, प्लस 2 कर दें तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। फिर देखिए
यहाँ पर देखिए 15 से बन रहा है 16, तो 15 से 16 कैसे बनेगा? तो देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें, तो 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16। यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि MANGO इसको यहाँ पर NCOIP कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर MANGO इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर क्रम से +1 +2 +1 +2 +1 +2 ये वाला लॉजिक लगा करें ये वाले सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि APPLE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं APPLE। यहाँ पर क्या करेंगे, इनसे हमें पता करना है कि आगे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का यहाँ पर कर लेते हैं नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई A का नंबर होता है 1, P का नंबर होता है 16, इस P का नंबर भी हो जाएगा 16, L का नंबर होता है 12 और E का नंबर होता है 5। अब हम कंटिन्यू लॉजिक लगाएंगे क्या, +1 +2 +1 +2 ये वाला। तो यहाँ पर देखिए A से लेटर अगला ज्ञात करेंगे या फिर A से क्या आएगा ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो मेरे भाई 1 के अंदर 1 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2। अब 2 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 2 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है B, तो यहां पर हम भर देंगे B। फिर देखिए आगे क्या है P, तो मेरे भाई P से क्या बनेगा, तो मेरे भाई +1 करने के बाद में यहां पर हम कर देंगे +2, तो 16 के अंदर +2 कर देंगे तो 16 और 2 हो जाएगा 18, और 18 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है R, तो यहां पर हम भर देंगे R। फिर है क्या P से क्या आएगा, तो ये चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए +1 हो गया +2 हो गया, तो अब क्या आएगा +1 है। तो देखिए 16 के अंदर +1 कर देंगे तो 16 और 1 बन जाएगा 17। 17 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 17 नंबर पर आता है Q, तो यहां पर हम भर देंगे Q। फिर देखिए आगे क्या है L से ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई L आता है 12 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए कंटिन्यू हो गया +1 है, तो आगे क्या होगा +2, तो मेरे भाई 12 के अंदर +2 कर देंगे तो 12 और 2 बन जाएगा 14। 14 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है N, तो यहां पर भर देंगे N। फिर देखिए E से ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई देखिए E आता है 5 नंबर पर, अब यहां पर +2 हो गया तो यहां पर हो जाएगा +1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। 6 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप सभी को पता है कि 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है F। यानी कि मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर APPLE इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा BRQNF। अब हमें ये सभी अल्फाबेट लेटर किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं ये हमें देखना है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए BRQNF ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि CBO बराबर 9 लिखा जाता है और YLTB बराबर 16 लिखा जाता है तो RCBTS बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि CBO बराबर यहां पर 9 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि YLTB बराबर 16 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि RCBTS बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मेरे भाई हमें यहां पर पता करना है कि CBO बराबर 9 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए CBO बराबर यहां पर 9 लिखा गया है कैसे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए यहां पर कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं, तो यहां पर अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं 3।
अब 3 से 9 बनाया गया है कैसे? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इस 3 का गुणा किया गया है इसी 3 के साथ में। तो 3 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 तिये 9। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर पता करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए YLTB इसके बराबर में कितना लिखा गया है 16। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर अल्फाबेट लेटर कितने दिए गए हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर अल्फाबेट लेटर है 4। और यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का गुणा 4 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 चौक 16। और यहाँ पर ध्यान से देखिए 16 आप सभी के सामने दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि RCBTS बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि RCBTS में टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं। तो मेरे भाई RCBTS इसके अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर हमें दिए गए हैं 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा कर देंगे 5 के साथ में। तो 5 का गुणा 5 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 में 25, यानी कि RCBTS बराबर लिखा जाएगा 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन बी है अस्थि कोशिकाएं, ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिकाएं और ऑप्शन डी है यकृत कोशिकाएं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं लाल रक्त कोशिकाएं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है पीतल और ऑप्शन डी है तांबा। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से जो पीतल है ये क्या है, मिश्र धातु है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि क्वांटम सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रमेश सिंह, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र
और ऑप्शन डी है डीडी वसु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हैं रमेश सिंह। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जहां से तांबे की मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है मोहनजोदड़ो जहां से तांबे की मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई थी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई देखिए इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन बी है बिंदुसार के दरबार में, ऑप्शन सी है अशोक के दरबार में और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त के दरबार में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि यूनानी दूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूनानी दूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1956 में और ऑप्शन डी है 1991 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में लागू की गई थी। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। झूम कृषि भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन ए है गंगा के मैदान में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर भारत में और ऑप्शन डी है दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि झूम कृषि पूर्व उत्तर भारत में की जाती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374
826893 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। और इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ सेट के अंदर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 15 में से जिन भी अभ्यर्थियों के लगभग 13 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।